चलो देख लो, देखो उस दिन हमने क्या पढ़े थे कि आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, कौन बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं कौन? मेटल और नॉन मेटल और नॉन मेटल बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक कोई मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है। तो उस तरीके से क्या बन जाता है, प्लस का आयन और माइनस का आयन, तो क्या बन जाता है, आयनिक बॉन्ड। अब क्या होता है बेटा कि जैसे अपन बात करें, उस दिन मैंने तुमको बताया था कि H2O के मॉलिक्यूल को अगर आप देखने बैठोगे या फिर मान लो CO2 के मॉलिक्यूल को देखने बैठोगे, तो H2O का मॉलिक्यूल अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वो आपको कैसा दिखेगा, एक O के साथ दो H इस तरीके से होंगे और इसमें एक इलेक्ट्रॉन का पेयर खाली रहता है। ये सब क्या है वो तुम छोड़ दो, कुल मिला के बस ये समझो कि आपको एक इस तरीके से मॉलिक्यूल देखने मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप CO2 का देखने बैठोगे तो आपको इस तरीके से CO2 का मॉलिक्यूल देखने मिल जाएगा। आप देखो कि इसमें इस वाले CO2 को बाकी वाले CO2 का कोई मतलब नहीं है, ये अपना अकेले आराम से, इसको कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आयनिक कंपाउंड्स की बात करी जाए, आयनिक कंपाउंड्स कौन से हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों होंगे? इसमें तुम देखो सिर्फ नॉन मेटल है, इसमें तुम देखो सिर्फ नॉन मेटल है। अब आयनिक कंपाउंड अगर बात करें तो क्या है, Na+ और Cl- से क्या बन चुका है, NaCl। तो बेटा जब आप इसको देखोगे तो आपको एक्चुअली में क्या मिलेगा कि ये अकेले आपको एक नहीं मिलेंगे कि आपको अकेला एक NaCl एक जगह मिल जाएगा। आपको देखने मिलेगा कि Na+ के साथ Cl-, फिर अगले इस तरीके से पूरी आपको पूरी 3D स्ट्रक्चर में एक चादर देखने मिलेगी, NaCl 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 इस तरीके से ये लगे हुए होंगे, ठीक है। तो इसके लिए अपन बोल रहे हैं कि अगर आप इसको देखने बैठोगे तो आपको कोई मॉलिक्यूल टाइप का तो कुछ दिखने नहीं वाला, ये पूरे में इमेजिन करो कि सब जगह पूरे में ऐसा फैला हुआ। अब इसको तुम देखने बैठोगे तो तुमको पता लगेगा कि इस तरीके से हमको कोई मॉलिक्यूल अलग से देखने नहीं मिल रहा। अगर हम इसके मॉलिक्यूल की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं ना। तुम बोलोगे एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, इसके अंदर तुम बोलोगे 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। अब तुमसे किसी ने पूछ लिया कि भैया इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो इसका मॉलिक्यूलर मास बताने के लिए आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि क्योंकि ये वाला पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, ये वाला पैटर्न बार बार तुम देखो कि या तो तुम ऐसे देख लो या ऐसे देख लो, कैसे भी देख लो। तो हमने क्या बोल दिया कि ये एक यूनिट है, ये क्या है, एक यूनिट है जो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो हमने बोल दिया कि ये हमारी क्या हो गई, फॉर्मूला यूनिट हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला यूनिट बोल के अब हम इसका जो भी मास वगैरह निकालना होगा वो निकाल लेंगे। समझ में आ रही है? अगर तुम ये सब नहीं भी समझोगे तब भी तुम कंपाउंड देख के बता सकते हो कि एक Na और एक Cl है, पर लॉजिक समझ लोगे तो आगे चल के तुमको बड़ा फायदा होगा। समझ में आ रहा है? तो फॉर्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड्स के लिए अपन पढ़ते हैं, इसीलिए उसने तुम देखो कि आयनिक कंपाउंड की ही बात करी है उनमें। एक बार उसको पढ़ लो फिर से, क्या बोल रहा है वो तुमको समझ में आ जाएगा। अगले पेज की स्टार्टिंग की लाइन देखो कि जिनमें आयंस बनते हैं उसी के लिए फॉर्मूला यूनिट की बात करी गई है, उसने साफ साफ लिखा हुआ है, उसको अंडरलाइन कर लेना। ये वो हमको NCERT बता रही है कि क्या है और कैसे लिखा है उसमें साफ साफ कि आयंस के लिए इस्तेमाल होगा, इसीलिए मैंने तुमको क्या बोला है, आयनिक कंपाउंड के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन नंबर, अच्छा एग्जाम्पल देख लो, और एग्जाम्पल समझ में आ रहा हो तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। ऑक्साइड कुछ नहीं होता, ऑक्साइड तो एटम है, ऑक्सीजन का होता है 16। किस में? CO2 में ऑक्सीजन के 2 हैं तो 16 दूनी 32 और कार्बन का 12, 32 और 12 44। हाँ क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, निकालो भैया तुमको पता है तो। फर्स्ट कर लिया? अच्छा फर्स्ट में कोई सा पूछना है किसी को? H2 का निकाल लिया, H2 कितना आ गया 2, O2 का निकाल लिया 16 दूनी 32, Cl2 का 35.5 × 2 यानी कि 71, CO2 का 44 हम निकाल चुके हैं, CH4 का 12 और 4 16। समझ में आ गया? C2H6, C2H6 में कार्बन के 2 तो 12 दूनी 24, हाइड्रोजन के 6, 24 और 6 30, C2H4 12 दूनी 24 और 4 ठीक है। NH3 में नाइट्रोजन का होता है 14, 14 और 3 17, CH3OH तो CH3OH में कार्बन का 12 और H 4 बार आ रहा है तो 12 और 4 16, और 16 और ऑक्सीजन का 16 तो 16 और 16 32। सिंपल है।
अगले में बोल रहा है कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेस ऑफ ZnO। तो बेटा सबके तो दिए हैं, सेकंड वाला ट्राई करो, इससे सिंपल क्या चाहिए। ZnO में 65 और 16 कितना आ गया, 81। सिंपल ही है, उसमें ना होने जैसा कुछ है ही नहीं। Na2O 23 23 46 और 16 62। K2CO3, CO3 में कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 48 48 और 12 60, और के का कितना 39 39 39 78 78 और 60 138 हो गया। बेटा तो ओजोन अगर अकेला O3 लिखा तब ओजोन होगा ना, यहाँ पे तो CO3 है, वो K2CO3। जल्दी से बोलो सेकंड में कौन सा पूछना है, आगे बढ़े। चलो अब अपन बात करते हैं किसकी, मोल कॉन्सेप्ट की। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दे लेना। तो अपन ने पढ़ा था कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं, उनका सबका अपना क्या होता है, मास होता है। ठीक है, अब तुम सोच के देखो कि वो उनका जो भी मास है वो हमारे लिए ज़रूरी है, पर क्या वो जो मास की वैल्यू है वो बहुत छोटी है कि बड़ी है, बहुत छोटी है। और तुमको पता है कि जब भी बहुत छोटी कोई वैल्यू होती है या फिर बहुत बड़ी कोई वैल्यू होती है, तो उसके लिए हम क्या करना चाहते हैं, अलग से या तो यूनिट बना लेते हैं, जिससे कि जो नंबर्स हमको मिले वो कैसे मिले, सिंपल नंबर मिले। ठीक है, अब बात ऐसी है कि केमिस्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा किसके काम आती है, केमिस्ट के काम आती है। केमिस्ट कौन होते हैं, जो रिएक्शन वगैरह कराते हैं, ज़्यादातर उनके मान लो काम आती है। तो अब मान लो कि किसी को ऑक्सीजन की मान लो कार्बन के साथ रिएक्शन करानी है। अब हमको पता है कि ऑक्सीजन की कार्बन के साथ जब रिएक्शन, हाँ तो क्या बात कर रहे थे कि जैसे कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होनी है, तो हमको पता है कि एक कार्बन का जो एटम है वो 2 ऑक्सीजन के एटम के साथ रिएक्ट कर जाएगा। अब केमिस्ट को कार्बन चाहिए, वो मान लो ऑर्डर करके मंगाता है कि कार्बन चाहिए, तो उसको एटॉमिक मास से वो मंगाएगा क्या कि मेरे को है ना कार्बन का एटॉमिक मास वाला कितना चाहिए, वो कैसे बताएगा, सोच के देखो। जैसे कि मान लो तुम केमिस्ट हो और मान लो तुमको जरूरत पड़ रही है कि मेरे को इतना इतना कार्बन चाहिए या फिर इतनी इतनी ऑक्सीजन चाहिए, तो तुम ऑर्डर कैसे कर पाओगे, कुछ यूनिट भी तो होनी चाहिए। तुम ये थोड़ी ना कह सकते हो कि मेरे को 4 मॉलिक्यूल के लिए कार्बन दे दो या फिर 40,000 मॉलिक्यूल का कार्बन दे दो। पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा। जब भी तुम रिएक्शन कराओगे तो कोई भी इंसान जो है वो ऐसी रिएक्शन तो नहीं करा सकता कि एक कार्बन पकड़े और 2 ऑक्सीजन पकड़े और दोनों को रिएक्ट करवा दे, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि तुमको पता है कि एटम्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो वो जब भी आएंगे तो वो लाखों करोड़ों की भी संख्या से भी बहुत ज़्यादा आएंगे। क्या ये पॉइंट समझ में आता है? तो मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक एटम का मास हमको पता है, चलो ठीक है, पर वो हमारे डेली लाइफ में किसी काम का नहीं है। अगर हम केमिस्ट हैं तो हमको चीज़ें किस में खरीदेंगे, हम उनका मास किस में खरीदेंगे, ग्राम में या फिर किलोग्राम में। समझ में आ रही है कि नहीं? तो मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा तरीका है जो हमको बताता है कि अगर आपको एटॉमिक मास मालूम है तो उसको आप ग्राम में कैसे कन्वर्ट कर लोगे, और उसी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? मोल कॉन्सेप्ट में हम क्या सीखेंगे, तो तुम देखोगे इसमें मोल कॉन्सेप्ट में क्या देखेंगे कि एटॉमिक मास पता है तो ग्राम में कितना हो जाएगा, ग्राम में पता है तो बता दो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे। अगर मैं तुमसे बोल दूं कि मेरे पास पानी जो है, पानी का हमने उस दिन कितना पढ़ा था, H2O का कितना होता है 18U। तो अब मान लो मेरे पास पानी है, मान लो बेटा 36 ग्राम का मेरे पास पानी है। ठीक है, अब 36 ग्राम पानी कितना भी होगा तुम समझ लो। मैं चाहता हूं पता करना कि 36 ग्राम पानी में नंबर ऑफ पानी के मॉलिक्यूल कितने हैं। बात समझ में आ रही है? तो अभी तक हम ये सब चीजें नहीं कर सकते, पर मोल कॉन्सेप्ट अगर सीख जाएंगे तो हम ये चीज कर लेंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब मोल कॉन्सेप्ट इस तरीके से होता है, जरा वो और समझ लो। एक बात बताओ कि तुमने कभी ये वाला वर्ड सुना है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कितना क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं, इसने क्या बोला था बेटा? क्या खरीदने जा रहा तू मार्केट में? सोना खरीदने की तेरी उम्र है नहीं, और तोले में और चीजें जो आती हैं वो बहुत गलत होती हैं। अभी तुम समझोगे नहीं। चलो, तो 1 डजन की अगर बात करें तो 1 डजन कोई भी चीज की 1 डजन मतलब क्या होता है?
उसकी 12 मात्रा, उसकी 12। मैं अगर बोलूँ कि मैं ये मार्कर खरीद के लाया तो मैं 12 मार्कर अगर खरीद लाया तो कितने डजन हो गए? 1 डजन हो गए। अगर मैं 10 दर्जन कोई चीज़ खरीद के ला रहा हूँ तो वो कितने हो गए? 120। अच्छा एक बात बताओ कि अच्छा पहले तो अपन इसको लिख देते हैं, 12 यूनिट होती है। अब वो यूनिट किसी भी चीज़ की हो सकती है। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैंने 10 दर्जन खरीदे हैं तो तुम क्या बता सकते हो? नंबर ऑफ टोटल यूनिट्स, हाँ या ना? और अगर तुमको कोई बोल दे कि बेटा हमने 144 यूनिट खरीदी है किसी चीज की, तो कितने दर्जन हो जाएंगे? क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 12 कितने हो जाएंगे इसमें? 12 दर्जन हो जाएंगे। यहां से एक पॉइंट समझो, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? अगर दर्जन मालूम है तो नंबर ऑफ यूनिट पता लगा सकते हैं, और नंबर ऑफ यूनिट मालूम है तो क्या पता लगा सकते हैं? समझ में आ गया? अच्छा अब डजन की कोई अपने आप में कोई वैसी वैल्यू नहीं है, बस हम सब ने डिसाइड कर लिया है कि 1 डजन मतलब कितना होना चाहिए? 12 यूनिट। सेम लॉजिक से हम सब ने डिसाइड कर लिया है कि 1 मोल बराबर कितना होना चाहिए, और डिसाइड नहीं किया, ये तो खैर कैलकुलेशन से आया है, पर मैं समझाने के लिए बता देता हूं। 1 मोल बराबर कितना होना चाहिए? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 यूनिट। कितना होना चाहिए? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये नंबर कितना बड़ा है सोच के देखो। मोल उसका नाम है। जैसे दर्जन क्या होता है? क्या होता है दर्जन? तो मोल क्या है? नाम है। जैसे नाम जलेबी बाई भी है किसी का ऐसे दर्जन है उसका नाम। मैं सब बता रहा हूं, रुको जरा, सब्र करो। ये समझ में आ रहा है क्या है? कुछ मैं तुमको बस इतना समझाना चाह रहा हूं कि मोल कॉन्सेप्ट के नाम पे बच्चों की हवाई टाइट हो जाती है। मैं सच बता रहा हूं तुमको। तुम अपने दोस्तों की शक्लें देखना, मोल कॉन्सेप्ट के सवाल देखते ही उनकी हवा टाइट हो जाएगी। पर अगर तुम ढंग से समझोगे तो उसमें कुछ नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर तुमको दर्जन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो दर्जन में और मोल में कोई अंतर नहीं है। बस सिर्फ किसका अंतर है? 1 दर्जन में 12 यूनिट होती हैं, 1 मोल में इतनी यूनिट होती हैं। कुछ नहीं है ना, बस हमको ये नंबर याद रखना नया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो 1 मोल क्या हो गया? इतनी यूनिट हो गई। अब मान लो कोई तुमसे बोलता है कि हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसका क्या मतलब हो गया? हमारे पास कितनी ऑक्सीजन है? हमारे पास ऑक्सीजन के 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत है इसमें? अब अभी मैं ये भी बता दूंगा कि ये निकला कैसे, पर अभी तुम ये समझ लो कि 1 मोल का जो वजन होता है, किसी भी चीज का 1 मोल का जो वजन होता है वो उसके एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। 1 मोल का जो वजन होता है वो उसके एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। तो अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास 18 यू क्या है? 18 यू तो क्या है? पानी का मॉलिक्यूलर मास। अगर मेरे पास 18 ग्राम पानी हो गया, 18 ग्राम पानी हो गया, इसका मतलब मेरे पास कितना है? 1 मोल ऑफ वाटर है। इसका मतलब क्या है? मेरे पास 1 मोल ऑफ, ये कैसे होता है वो भी मैं बताऊंगा। तो अगर यहाँ पे मेरे पास 36 ग्राम क्या था? पानी, तो यहाँ पे कितने मोल ऑफ पानी हो गया है? अगर 1 मोल ऑफ पानी में 18 ग्राम वजन होता है तो 2 मोल पानी में 36 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस तरीके के सवाल हमको इसमें करना सीखने हैं तो हमारा काम हो जाएगा। अब यहां से तुमको एक और चीज समझ में आ गई कि 1 मोल में इतनी यूनिट भी होती है और 1 मोल में इतना वजन भी होता है। ये बात समझ में आ रही है? तो बस अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा है, चैप्टर अभी के लिए खत्म हो चुका है। बस अब हमको सवाल करना और सीखने। क्या सीखा हमने? 1 मोल में इतनी यूनिट होती है और 1 मोल में उसके मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास जितना क्या होता है? वजन होता है। अगर एटॉमिक मास को तुम ग्राम में कन्वर्ट कर दोगे तो जो क्वांटिटी है वो मोल में आ जाएगी। समझ में आ गई? तो अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास बेटा CO2 जिसका कि एटॉमिक वेट होता है 44 U, पहले बताओ ये सही है कि गलत है? हम पढ़ चुके हैं। तो अगर मेरे पास CO2 के बेटा मान लो 22 ग्राम सैंपल है मेरे पास, CO2 का मेरे पास 22 ग्राम का सैंपल है, तो कितने मोल ऑफ CO2 है मेरे पास? कितने है? आधा है। कैसे पता? तुम बोलोगे कि 44 U है, तो ये तो किसका हुआ? 1 मॉलिक्यूल का।
अगर एक मॉलिक्यूल का 44 है तो 1 मोल का कितना होगा? 44 ग्राम किसका होगा? 1 मोल का। बोलो आया ना। और ये 44 ग्राम का कितना है? आधा। तो फिर हमारे पास मोल कितना हुआ? समझ में आ रहा है? पक्का। अब मैं यहां से तुमसे एक और चीज पूछ सकता हूं ज्यादा से ज्यादा, क्या कि अगर इतना ग्राम है तो नंबर ऑफ मोल बता दो, जो कि तुमने बता दिए। कितने मोल है? 2 मोल, वो सॉरी आधा मोल। और नंबर ऑफ क्या पूछ सकता हूं मैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बता दो। क्या बता दो? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो तुम बोलोगे कि सर एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या थे? यूनिट थी। तो आधे मोल में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के आधे। समझ में आ रहा है? इतना सिंपल है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये जो U की और ये जो रिलेशन है वो आया कैसे। तो हमको पता है कि एक हाइड्रोजन एटम का जो मास था वो कितना था? 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। बोलो आया ना। ये याद है तुमको? पिछले लेक्चरों में मैंने बताया था। हाँ अच्छा, तो अगर एक हाइड्रोजन एटम का इतना है तो क्या इस रिलेशन से हम 1 ग्राम में कितने एटम होने चाहिए ये निकाल सकते हैं? जैसे कि इसका मतलब ये समझो कि एक पेंसिल की रेट अगर तुमको पता है, मान लो एक पेंसिल मान लो बेटा 10 रुपए की है, तो तुम 1 दर्जन पेंसिल की रेट निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब यहां से हम वही करना चाह रहे हैं। अगर हमको एक पेंसिल की रेट पता है तो क्या हम 1 मोल पेंसिल की रेट निकाल सकते हैं? जैसे हम 1 दर्जन की निकाल सकते हैं वैसे ही हम 1 मोल की भी निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? बोथ साइड हमको क्या करना पड़ेगा? तो हम देख लेते हैं। तो ये कैसे निकलता है वो देख लो। हमको क्या पता है पहले से कि एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना है? मास ऑफ 1.66 या फिर 67 जो भी था, माइनस का 24। अब वापस मैंने तुमसे क्या बोला कि अगर तुमको एक पेंसिल की रेट पता है तो तुम 1 दर्जन पेंसिल की भी निकाल सकते हो, 10 दर्जन की भी निकाल सकते हो। बहुत सिंपल है। तो हम यहाँ पे भी वही चीज कर सकते हैं। ठीक है, हम बोलेंगे कि हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो हम क्या बोलेंगे कि उसको क्या मान लेंगे? लेट एक्स बी द नंबर ऑफ एच एटम इन 1 ग्राम सैंपल। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ऐसा मैथ्स में हम करते हैं ना, हर बार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर एक एटम में इतना वजन है तो x एटमों में कितना होगा? तो x इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24। एक हाइड्रोजन एटम में अगर इतना वजन है तो x नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितना वजन होगा? x इंटू, ये वही वाली बात हो गई कि एक पेंसिल अगर 10 रुपए की है तो x पेंसिल कितने की होंगी? 10 इंटू एक्स, 10x के बराबर होंगी। तो यहाँ पे भी हमने वही किया है। समझ में आ गया? और हमारा सैंपल कितना बड़ा? 1 ग्राम का। तो ये वजन किसके बराबर आना चाहिए? 1 के बराबर। समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस इज इक्वल टू, ये पूरा मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ डिवाइड में चल जाएगा। तो 1.66 इंटू 10 की पावर -24। इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये जो नीचे वाली पावर है वो कहाँ जाएगी? ऊपर। और ये कितना बचेगा? 1/1.66। समझ में आ गया? अब इस वैल्यू को तुम डिवाइड दे के देख लेना तो तुमको करीब करीब कितना मिल जाएगा? 6.022। और यहाँ पे कितना? ओ सॉरी 6.022 नहीं, 0.6022 इंटू 10 की पावर 24। अब ये 10 की पावर 24 है, इसको मैं 10 की पावर 23 लिख सकता हूँ। तो 1 10 कहाँ आएगा? इसके पास, और उसका क्या होगा इसमें? मल्टीप्लाई। तो 0.6 क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कितना आ गया? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो नंबर ऑफ एच एटम इन 1 ग्राम सैंपल किसके बराबर होंगे? ठीक है, अब तुम देखो कि ये 1 ग्राम क्या था? 1 ग्राम था हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन की जगह कुछ और भी ले लेते। मान लो हम ले लेते H2O, तो हमको सैंपल कितना लेना पड़ता? 18 ग्राम का। तो उसमें हमको मोल कितने मिलते? वापस से H2O के मॉलिक्यूल मिलते। मॉलिक्यूल ऑफ H2O इन 18 ग्राम सैंपल अगर तुम देखोगे तो तुमको कितने मिल जाएंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल मिलेंगे। समझ में आ रहा है? जब मॉलिक्यूल आ रहा है तो मॉलिक्यूल उतने मिल रहे हैं, जब एटम आ रहा है तो एटम उतने मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है? कुल मिला के पार्टिकल हमको कितने मिल रहे हैं? इस नंबर के बराबर। ये नंबर किसने दिया था? ये नंबर दिया था एवागेड्रो ने।
एवोगैड्रो क्या था? एक साइंटिस्ट था उस जमाने में। उसके सम्मान में या फिर इस नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? n 0 से। पर तुम देखोगे कि हम किससे करेंगे? Na मतलब क्या होता है? तो Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और तुम सोच के देखो कि एटम अगर इतना छोटा होता है तो क्या इतना बड़ा नंबर आना कोई बड़ी बात है कि इतना ही आना चाहिए था? अगर अपन बात करते हैं 18 ग्राम पानी की, तो 18 ग्राम पानी में अगर पानी के मॉलिक्यूल देखने बैठेंगे तो क्या वो 100-200 आएंगे? क्या लाखों करोड़ों से भी ज्यादा। 10 की पावर 23 कितना बड़ा है? 100,000 करोड़ लाख करोड़ से भी ज्यादा। समझ में आ रही है? 10 की पावर 23 इतना बड़ा है कि पूरे दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी है उस पर भी इतना पैसा नहीं है। पूरे दुनिया के अमीर आदमियों को क्या सबको जोड़ लोगे, किसी देश के पास भी इतना पैसा नहीं है। सबसे अमीर देश कौन सा है? अमेरिका, उस पर भी इतना पैसा नहीं। तुम सोचो कि ये कितना बड़ा नंबर है। समझ में आ रही है? चलो, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? बस एक बात याद रखनी है, वापस से बता देता हूं। नंबर ऑफ मोल पता हो तो हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? कितना वजन है हमारे पास और कितने पार्टिकल हैं। ये 3 चीजें हैं। इन तीनों चीजों के आपस में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। तीनों में से कुछ भी पता हो, क्या क्या, इसको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लो बुक के ऊपर। मोल पता हो तो मोल से हम क्या निकाल सकते हैं? वेट निकाल सकते हैं या फिर मास निकाल सकते हैं। और इससे हम क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल। इधर सुनो, इन तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज मिल जाए, बाकी की 2 निकाल सकते हैं। वस्तु याद है ना? वस्तु में हम क्या करते थे? यही करते थे कि ये पता है तो ये निकल जाएगा। ऐसा ही यहाँ पे भी अगर इनमें से कुछ भी पता है तो हम बाकी की 2 चीजें निकाल सकते हैं। ये पॉइंट समझ लो, मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। समझ में आ रहा है? तो फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 3.3 तुम लोग देखो, फिर वो कैसे बात कर रहा है मैं समझाता हूं। मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल। इसका ये देख लो, 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितना होना चाहिए, तुमको समझ में आ जाएगा। एक दो एग्जाम्पल चलो मैं ही करा देता हूँ। इधर देख लो, बोल रहा है एग्जाम्पल 1 में बोल रहा है कि 52 ग्राम ऑफ हमारे पास क्या है? हीलियम। अब हीलियम का तुमको पता होना चाहिए। इधर देख लो, 1 हीलियम एटम का मास कितना होता है? 4U। और अब ये भी मैंने तुमको पढ़ाया है कि U को हटा के ग्राम लगा दोगे तो 1 की जगह क्या आ जाएगा? मोल। अगर 1 की जगह 1 मोल लिख देंगे, 1 मोल ऑफ He, तो U की जगह क्या आ जाएगा? अब यहां से क्या देखा तुमको कि 1 मोल में 4 ग्राम है, तो 52 ग्राम में कितने मोल होने चाहिए? 52/4, जो कि कितना आ जाएगा? 13। और 13 क्या होगा? 13 मोल ऑफ He। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से पहला वाला हो गया। अब यहाँ पे तुम समझो कि यहाँ पे वजन कितना भी दे सकता था और एटम दूसरा दे देता। सेम सवाल को मैं तुमसे पूछूं कि आप मुझे बता दो, किसकी लिया जाए? नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन कितना था? हाँ, तो तुम बताओ कि 84 ग्राम में कितने मोल होंगे नाइट्रोजन के? कितने होंगे? क्योंकि 14 का इंटू 6 में करोगे तो कितना आ जाएगा? और हमको पता है कि नाइट्रोजन के 1 मोल में कितना होना चाहिए? 14 ग्राम, क्योंकि हमको पता है कि एक एटम में कितना है? 14U। तो 1 मोल में कितना होगा? 14 ग्राम। समझ में आ रही है? अब इसी चीज को उल्टा भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे तुमको नाइट्रोजन दिया है और यहाँ पे तुमको ये दिया है, तो तुमने क्या बता दिया कि 6 मोल है। अब उल्टा पूछ लूँ बेटा मैं मेरे को बताओ कि 5 मोल ऑफ H2O में कितना वजन होना चाहिए? सेम सवाल है पर इस बार मैंने उल्टा पूछा है। बेटा अच्छे से निकालो, 1 मोल ऑफ पानी में कितना वजन होता है? क्योंकि 1 मोल में कितना होता है? 18 ग्राम। तो 5 मोल में कितना होगा? 18 × 5 = 90। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, अब मैंने तुमसे इसी चीज को घुमा के पूछ लूं, इधर देखो, इसी चीज को घुमा के पूछ लूं कि 12.044 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में कितना वेट होगा ये बताओ? कितना वेट होगा ये बताओ? और कितने मोल होंगे?
ये बताओ, सेम सवाल है, मैंने घुमा के पूछ लिया है। इस बार मैंने क्या दे दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इतने मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में कितने वेट होने चाहिए और कितना मोल होना चाहिए अगर CO2 का कंपाउंड है तो। एक भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है इसका, मैं अभी भी बता रहा हूं, अभी तक तो नहीं बताया पर अब बता देता हूं कि इसमें ये जो फॉर्मूले हैं तुम देखोगे मोल कॉन्सेप्ट के, तुम नोट्स उठा के देखना अपने दोस्तों के, ठीक है, अपन तो नोट्स बनाते ही नहीं है, पर दोस्तों को उठा के देखना, उसमें मोल कॉन्सेप्ट के नाम पे स्टार्टिंग में ही 3-4 फॉर्मूले होंगे कि अगर मॉलिक्यूल है तो डिवाइड बाय ये कर दो, गिवन मास अपॉन ये मास, वो मास, कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है। मेरी बात मानो, तुमको बहुत ईजी लगेगा। क्या समझ में आया? एक भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ठीक है, तो इस पर ध्यान देना जरा, क्योंकि जो फॉर्मूले से करते हैं ना वो सवाल कभी कर ही नहीं पाएंगे ढंग से। हाँ, तो तुम देखो, हमको पता है कि 1 मोल ऑफ, इधर देखो, 1 मोल ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का अगर 1 मोल होता है तो उसमें कितने यूनिट होनी चाहिए, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो 1 मोल ऑफ CO2 में कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। बोलो आया ना? अब तुमको दिख रहा है कि ये जो नंबर है वो इसका कितना टाइम है, 2 टाइम्स है, तो ये कितने मोल हो गए, 2 मोल हो गए। बोलो आया ना? और अगर 2 मोल है, 1 मोल में कितना वजन होता है CO2 के में, 44, तो इसमें कितना हो जाएगा, 80। मुझे ये बताओ कि अगर समझ के कर रहे हैं तो सिंपल है कि नहीं है, बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कैसे होता है, क्या होता है। फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 3.3 का पार्ट सेकंड ट्राई कर लो। सेम सवाल है जो मैंने अभी तुमसे पूछा है। हाँ, मैं यही तो दिखाना चाह रहा हूँ कि सेम तरीके के सवालों को अलग अलग तरीके से पूछते हैं। कभी तो एटम चेंज कर देगा, कभी वेट चेंज कर देगा, कभी नंबर ऑफ एटम चेंज कर देगा, कुछ है ही नहीं। सिंपल सी बात है। तुमने वो वाली लिख ली थी क्या जो यहाँ पे मैंने बताई थी, वेट, मोल और वो, बस वो पता होना चाहिए और कुछ है ही नहीं, उसी में मोल कॉन्सेप्ट खत्म है। अरे हो गया दूसरा वाला, दूसरा है 13.3 का, 13.3 कह रहा हूँ, 3.3 का दूसरा एग्जाम्पल हो गया। 2 मोल है और 2 मोल में तो हो ही गया काम, बस, है ना। चलो 3.4 के फटाफट से चारों ट्राई कर लो, बड़े सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं उसमें। चलो 3.4 के पार्ट 1 में किसी को डाउट? सबको आ गया? क्या बोल रहा है, 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। तो बेटा N2 गैस है तो एक नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 ग्राम, तो N2 में कितना होना चाहिए, 28, और 28 ग्राम का बोल रहा है आधा मोल है। अगर 1 मोल होता तो वजन कितना होता, 28, तो आधा मोल है तो कितना होगा, 28 का आधा 14। समझ में आ गया? तुम देखो इसने फॉर्मूले से कर रखा है, कोई ज़रूरत है फॉर्मूले की? किसी भी क्वेश्चन में कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पार्ट की बात करो, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब अगर नाइट्रोजन है तो एटॉमिक मास कितना हो गया, 14, और उसका आधा मोल है तो आधा कितना हो गया, 7। समझ में आ गया? बहुत ही आसान है। तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरे में तुमको दिख रहा होगा, अगर ये जो नंबर है 3.011 वो किसका आधा है, 1 मोल का आधा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल कितने हो गए, आधे। और नंबर ऑफ मोल अगर आधा है तो किसका आधा है, वो नाइट्रोजन एटम का, तो वापस से कितना आंसर आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बहुत सिंपल है। और फोर्थ वाले में तुमको दिख ही रहा है, ठीक है। अब एक बार देखो, कई बार क्या देता है, ऐसे दिया रहेगा 6.022 इंटू 10 की पावर 24 अगर दे दिया तो कितने मोल हो गए। कंफ्यूज मत होना उसमें, ये 1 मोल है कि 10 मोल है, 10 है, क्योंकि 10 की पावर 24 को हम ब्रेक करके क्या लिखेंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 और इंटू 10, और ये कितना होता है 1 मोल, तो 1 इंटू 10 कितना हो गया, 10। तो कृपया करके इस पावर पे हमेशा ध्यान देना कि कितना लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि 6.022 देखा और तुम चमक गए कि वाह 1 मोल हो गया, ये तो पावर भी देखी जाएगी। समझ में आ रही है कि नहीं? क्या, हाँ, चमक आंखें ऐसे चमक जाती है ना, वो ये तो आता है। चलो 3.5, 46 ग्राम ऑफ Na एटम, तो Na का इसने बताया हुआ कितना है, Na का 23 होता है, 23, Na का 23 ग्राम होता है एटॉमिक मास, तो 46 ग्राम में कितने आ गए, 2 मोल आ गए। सिंपल है। तो हमको बताना क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, तो 2 मोल, बहुत सिंपल है।
8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल, चलो निकाल लो फटाफट। सेकंड वाले में बोल रहा है 8 ग्राम, पहले फर्स्ट वाला तो हो ही गया ना, अच्छा सेकंड वाला सुन लो। सेकंड वाले में बोल रहा है 8 ग्राम क्या है हमारे पास O2 मॉलिक्यूल। अब बेटा अगर हमारे पास O2 का मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 32 ग्राम होगा। 32 ग्राम तो 1 मोल का होगा, अगर अपन मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं तो वो कितना होना चाहिए, 32 U। और हमारे पास इस सैंपल का कितना सैंपल है, 8 ग्राम सैंपल है, बोलो आया ना। तो आप बोलोगे कि 1 मोल में कितना वजन होना चाहिए, 32 ग्राम। तो 8 ग्राम में कितना होगा, 8 बाय, समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये कितना हो गया, 1/4 मोल हो गए। और 1 मोल में कितने एटम होते हैं, या फिर 1 मोल में कितनी यूनिट होती हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर। तो हमने मोल की जगह यूनिट लिख दी। इतने क्या होने चाहिए उसके मॉलिक्यूल, समझ में आ रहा है। इसको इससे काट दोगे तो 1.51 आ जाएगा, 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। 8/32 बेटा इसलिए किया कि इधर देखो ना, अगर 1 मोल में 32 ग्राम होते हैं तो हमको फाइंड करना है कि 8 ग्राम में कितने मोल होंगे। देखो यहां पे क्या लिखा है, 1 मोल हैज 32, ऐसे कर लिया करो। देखो इधर, अच्छा अब तुमको क्या फाइंड करना है, मोल फाइंड करना है कि ग्राम फाइंड करने हैं। ग्राम गिवन है तो मोल ही तो फाइंड करोगे। तो अगर तुमको ये फाइंड करना है ना तो सबसे पहले इसको तुमको 1 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाने के लिए क्या करोगे, बोथ साइड 32 से, बोलो आया ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, अगली लाइन में लिख देना 1/32 मोल इज इक्वल टू 1, बोलो आया ना। पर हमको किसका चाहिए, 1 ग्राम का कि 8 ग्राम का। तो हम बोथ साइड क्या कर देंगे, 8 का मल्टीप्लाई। तो 8 इंटू 1 8 आ गया, और 8 इंटू 1/32, तो ये कट के कितना आ गया, 1/। ये तरीका याद रख लेना, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। क्या बोलते हैं इसको, यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो हो गया इस तरीके से। नहीं आया समझ, फिर से बताना है, कुछ पूछ लो नहीं आया हो तो। किसी को नहीं पूछना, ठीक है। थर्ड वाला बताओ, 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन का वजन कितना होता है, 12। और 12 का अगर 12 तो तब है जब 1 मोल है, और अगर 0.1 कितना है, ये 0.1 मोल है। 0.1 मोल है तो 1.2 ग्राम होगा। अगर 12 ग्राम में 1 मोल है तो 0.1 मोल में कितना होगा, 1.2 ग्राम। ये भी वापस इससे देख लो, 12 ग्राम में 1 मोल में 12 ग्राम है, तो 0.1 के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ डिवाइड बाय 10। तो यहाँ पे कितना आ गया, 0.1 मोल, और यहाँ पे फिर कितना बचेगा, 1.2 ग्राम। बोलो समझ में आ रहा है। और उसने हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे हैं। तो 1 मोल में अगर Na होते हैं तो 0.1 में कितने होंगे, Na/10, जो कि कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23/10। और ये 10 इससे कट जाएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 20। आ रहा है समझ, आ रहा है समझ। इनको घर पे जाके दोबारा कर लेना, मैं अभी भी बता रहा हूँ। मोल कॉन्सेप्ट तुम क्लास 11th में जाओगे, केमिस्ट्री में सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो मोल कॉन्सेप्ट ही होगा। समझ में आई, तो इसको ढंग से कर लेना। होमवर्क सुन लो, एक्सरसाइज पूरी करके लानी है, कृपया करके ले आना। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।